अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कब से उसके सीने में दर्द हो रहा था, अजीब गर्मी और घुटन से अंदर महसूस हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर ना सका। उसके सामने बेड पे कुछ तस्वीरें बिखरी हुई थी, कुछ तस्वीरें उसके हाथ में थी। कुछ तस्वीरों के दाएं बाएं कुछ चूड़ियाँ और उनके टुकड़े भी बिखरे हुए थे। उसके सामने पड़े पड़े खुले बैग में सूखे फूलों के गजरे और कलियों की लड़ियाँ नजर आ रही थी। लड़ी में उसमें से उसे सूखे फूलों की खुशबू नहीं आई थी, बल्कि वो किसी और महक में खो गया था, किसी खास खुशबू में, किसी खास महक में। एक तो तुम झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करते। मुंह फुलाकर उसने कहा तो मुस्कुरा कर बोला, ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितने अब लग रहे हैं। तुम्हारी कलाइयाँ ने इन्हें इतनी ही खूबसूरती बख्श दी है। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें देखा करूँगा या फिर उन कलाइयों को। उसकी संजीदगी से शरारत करने पर उसने खिलखिलाकर हाथ खींचा। तो फिर तुम्हारी तारीफ़ करूँ किस तरह वो मासूम बने अमजद। वो चीख ही तो पड़ी थी अमजद। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ किसी ने उसे पुकारा तो उसने आंखें खोल दी। जो पानी कुछ देर पहले उसकी आंखों में चमक रहा था अब वो उसके गालों पर फैला हुआ था। भाई आप कब गए आए? उस आदल की आवाज़ पे झटका लगा था। उसे झट तमाम चीज़ें समेटी शुरू कर दी। आदिल आगे बढ़ आए। वो तेज़ी से बैग बंद करके आदिल को देखने लगा। तुम रो रहे हो? उन्होंने परेशानी से उसे साथ लगा लिया। वो बस अम्मा याद आ रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए बहाना गढ़ा, यार मुझे उन्होंने ही तुम्हें लेने भेजा है। फिर आज चल रहे हो ना? हाँ, उसने इकरार किया क्योंकि उसे अंदर की घुटन को कुछ तो कम करना था। ओह, ये इस दफ़ा भी फेल हो गई। नाक पे ऐनक टिकाए और उसका अखबार खोले। दादाजी की आंखें अखबार को खनखनाती हुई फटी रह गई। हाय मेहरू, तो फिर फेल हो गई। आशा ने उसकी कारकर्दगी सुनी तो हैरत से आंखें फाड़ ली। तो क्या हुआ? तो तू भी तो पहल हुई थी, उसने मज़े से जवाब दिया। तो आशा बेयकीनी से उसे देखने लगी। सप्ली आती तो फिर भी कोई बात होती, पर तू तो फिर फेल हो गई। वो मुंह में ज्ञान नवाला हलक तक ले जाने भी भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं, शेर सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। उसने उसके साथ अपनी अपनी ढिढारस बंधाई। हर दफ़ा तू नहीं गिरते, एक बार गिरे या 1000 बार, तुम्हें उनसे क्या लेना? उसे चिढ़कर रोटी का टुकड़ा बड़ा सा नवाला तोड़ लिया। भाई साहब किधर है? उसने दाएं बाएं नज़र घुमाई। भाभी को लेने गए हैं। ए मेहरू, वो एकदम मशकूक हुई। कहीं तेरी नज़र आदिल भाई पे तो नहीं? लाख लानत हो तुम पे, खुदा के मार वो हो तुम पे। एक शादीशुदा बंदे पे मैं क्यों नज़र रखने वाली लगी भला? अगर रखनी होती तो तेरे ज़ुबैर अली पे ना नज़र रखती। उसने फट उसके मंगेतर को घेरा तो वो हंसने लगी। ब्लैक शर्ट ट्राउज़र में मलबूस व संजीदगी से उन्हें देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। रास्ते में इस्तेदाद अमजद ने उसके सलाम का जवाब सर के इशारे से दिया तो उसने अपनी अथल पुथल होती सांसों को रोकने की खातिर पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। आयशा, मैं खाने का कहने आया था। जी भाई, आप कमरे में चलें, मैं लेकर आती हूँ। मेहरू, चूल्हा जलाओ। आयशा के कहने पर उसकी धड़कनें अब पूरी रफ्तार से धड़कने लगी। दिल में खुशफहमियाँ जागी कि खाना वो गर्म करके उसके कमरे में ले जाएगी। पहले भी तो अक्सर वो उसे खाना देती रहती थी। वो खुशी खुशी सालन गर्म करने लगी, साथ चाय भी ले आना। वो वापस पलटने लगा तो उसे कुछ याद आ गया। वो गर्दन घुमाकर उसे देखने लगा। तो महर, तुम्हारा रिजल्ट आ गया? जी। उसने गड़बड़ाकर पीछे पलट के उसके संजीदा चेहरे को देखा। क्या बना? ओई, उसका हाथ गर्म देगची से जा टकराया। आयशा ने अपनी हंसी पर मुश्किल रोकी तो वो वापस पलट गया। एक तो सब को रिजल्ट ही की पड़ी है। उसके जाते ही वो बड़बड़ाई और अपने हाथ को दुपट्टे से रगड़ा। भाई को खाना दे और मैं चाय बना लूँ। मैं नौकर हूँ इसकी, जो उसे खाना दें। वो बदमज़ा सी होकर किचन से बाहर निकल आई। जाते जाते उसके कमरे की तरफ एक निगाह डाली, फिर दोनों आंखों की सख्ती से रगड़ डाला। अब्बा, ज़रूरी तो नहीं ना कि मेहरू जब तक FA नहीं कर लेती उसकी शादी नहीं करनी। आप हुक्म दें, मैं रिश्तों वाली मासी को कह देती हूँ। रात को ज़ैब-उन-निसा अपना पसंदीदा मौजू छेड़ा था। वकास साहब भी पास बैठे थे। उनकी गोद में सर गुड्डू महू इस्तराहत था, लेकिन इस पल न जाने कैसे जाके अम्मा की बात उसके कान में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए। दादा जान आगे से कुछ ना बोले तो उसे अपनी बेचैनी होने लगी। उसे सर उठाकर ऊपर देखा। चचा सलीम भी दादा के पास बैठे थे। वो FA कर लेनी तो अच्छा था, लेकिन अब उसके दिल की बात अम्मा ने कह दी। वो खुश हो गया, लेकिन अब सोच रहा हूँ मेहरू से पहले गुड्डू को दुल्हा बना देते हैं। वो उछल पड़ा। गुड्डू? चच्ची भी शायद वहीं मौजूद थी, इसीलिए हैरान हुई।
ذرا غور سے دیکھو کتنی توجہ سے وہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ دادا کے کہنے پر اماں نے جوتا اٹھایا تو وہ دروازہ پار کر گیا اور سیدھا جا کر مہرو کے بھی سر پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیا ہوا باجی تیری شادی؟ کیا؟ ہاں، گڈو نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ دادا ابا کے کمرے میں تھی اور اس کی ایک ہی رٹ تھی، وہ اگلے سال FA ضرور کمپلیٹ کر لے گی۔ ہمیشہ کی طرح وہ وعدہ کیے جا رہی تھی اور دادا ابا آج ایک بار پھر اس کی باتوں کا یقین کر چکے تھے۔ وہ انہیں مکمل یقین دلا چکی تھی کہ وہ FA ضرور کرے گی۔ کب کرے گی یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ یہی سوچ کر دل ہی دل میں ہنسی۔ اے مہرو، گھر میں اتنی خاموشی کیوں؟ کہیں کوئی طوفان تو نہیں آنے والا؟ زیب النساء برآمدے میں بچھی پان کی چارپائی پہ سستا رہی تھی کہ انہیں یکدم خیال آیا خاموشی اور اس گھر میں۔ وہ اچھل کر اٹھی اور پھولوں کی کیاریوں کے پاس بیٹھی مہرو سے استفسار کرنے لگی۔ وہ مبینہ کے پاس ہونے کا غم منا رہی تھی۔ انہیں ایک نظر دیکھ کر پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے واشا کو بھی یہ بری خبر سنا کر آ چکی تھی۔ مہرو، اے مہرو، ڈوری ہو گئی ہے کیا؟ بحری ہو گئی ہے؟ تیرے لاڈلے لالے کدھر گئے؟ مجھے نہیں پتا، اوپر ہوں گے کبوتروں کے پاس، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زیب النساء اس کی پشت کھوڑنے لگی، پھر اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی انہوں نے پہلی سیڑھی پہ قدم ہی رکھا تھا کہ بیرونی دروازہ بج اٹھا۔ وہ اوپر جانے کا ارادہ منسوخ کر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ کھولتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ زخمی دادا کو محلے کے 2 مردوں نے دائیں بائیں سے پکڑ کر رکھا تھا اور دادا ابا مسلسل ہائے ہائے کر رہے تھے۔ ہائے ابا! وہ دوڑ کر آگے بڑھی۔ مہرو بھی چونک کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی اور پھر انہیں دیکھ کر، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے بھائی نہیں، کیا ہوا؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ زیب النساء نے ان 2 مردوں سے پوچھا۔ مہرو بھی انہیں سوالے نظر سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں جی، یہ گلی میں پڑے تھے، میری چھوٹی بیٹی نے انہیں دیکھا تھا، اس کے بتاتے ہی ہم دوڑے پڑے اور انہیں اٹھا کر لے آئے، اور برائے مہربانی اب آگے سے ہٹ جائیں تاکہ ہم انہیں اندر لے جا سکیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ دادا ابا، آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ دادا کی چارپائی کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ ابھی کچھ نہ پوچھو، پانی لے لاؤ میرے لیے۔ وہ دوڑ کر کچن میں گئی اور پانی کا جگ اٹھا کر بھاگی واپس آئی۔ وہ دونوں آدمی جا چکے تھے۔ زیب النساء دادا ابا کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ ارے مہرو، جا کسی کو ڈاکٹر کو کہہ کر، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ زیب النساء کے کہتے ہوئے اس نے جگ وہیں پٹکا اور باہر کی طرف بھاگی۔ گلی میں چاروں طرف نگاہ کی، کہیں کوئی بچہ نظر نہ آیا تو وہ آ کر اوپر کی طرف بڑی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ یہ دیکھ نہ سکی کہ کوئی سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے کسی سے ٹکرا گئی۔ اگلا بندہ تو لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ کسی نے اس کے گرد اپنا بازو مال کر دیا۔ گرنے سے بچنے کی خاطر اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ بالکل ساکت ہو کر رہ گئی۔ پلکوں کی جھالر بڑی آہستگی سے اٹھی تو وہیں لرز کر رہ گئی۔ دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ دیکھ چلو کرو۔ وہ پکڑنے والے نے آہستہ سے اس کے گرد اپنا بازو ہٹایا تو شرم سے اس کے گال تپنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ عائشہ بھابی کے کمرے میں ہیں، ادھر ہی چلی جاؤ۔ کہنے والا دوسری طرف ہٹ گیا۔ امجد اس نے سوچے سمجھے بغیر اسے آواز دی۔ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اماں، کیا بات ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کو بلانا تھا۔ کیوں؟ وہ دادا ابا کی طبیعت، کیا ہوا انہیں؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ کو ڈاکٹر کو بلا لیں، انہیں اماں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ پھر زیب النساء کے پکارنے کے پر باہر نکلی تو سامنے بیٹھے امجد پر اس کی نگاہ پڑی۔ اپنے گرد مضبوط بازو کا حصار محسوس کر کے وہ وہیں سمٹ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب دادا کو چیک کر رہے تھے جبکہ امجد زیب النساء سے معاملے کی نوعیت جاننے کو شاں تھا۔ وہ کچن کے دروازے میں جا کھڑی۔ زیب النساء سے بات کرتے کرتے ایک پل کے لیے امجد کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی تو اس کے پورا وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ دوبارہ زیب النساء سے باتیں کرنے لگا لیکن اس کا دل بے قابو سا ہو گیا۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی لیکن دل اور آنکھیں آمادہ نہ تھی۔ وہ بے اختیار سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مہرو، اے مہرو، کہاں کھو گئی ہے؟ زیب النساء اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے اسے پکارا اور چونک پڑی۔ امجد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دودھ پتی بنا تو سن کیوں نہیں رہی؟ امجد ڈاکٹر صاحب کو گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ اماں، چائے خود لے جائیں۔ وہ باہر جانے سے کترا رہی تھی۔ اے لے، مجھے ابا آواز دے رہے ہیں۔ اماں تیزی سے دادا ابا کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں ابھی پی کر نکلا ہی تھا۔ کیسی کہروں والی باتیں کرتے ہو؟ ایک تو ہمارے ہاں نہیں آتے اور اگر بھول کر بھی کبھی جھانک بھی لو تو حال پوچھتے ہی اوپر کی راہ لیتے ہو۔ وہ مسکرا دیا اور اس کے مسکراتے لبوں نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ کے رکھ دیا۔ وہ اسے دیکھ کے گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی کبھی مسکراتا ہے، سو ان لمحوں کو چپکے سے چرا لینا غنیمت تھا۔ ایک تو یہ منٹ بعد کہیں دوسرے جہاں پہنچ جاتی ہے۔ اے چائے پکڑا مجھے اور دادا ابا کے لیے دودھ پتی بنا۔ اماں شاید اس پر برس رہی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر ٹرے اماں کے سامنے کی۔ عادل بھائی پلیز، انگلش کا ہی تو کہہ رہی ہوں، آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ وہ اس وقت عادل کے سامنے بیٹھی ہمیشہ کی طرح ان کی منت سماجت میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے 100 بار تو میرا نام ڈبو چکی ہے، اب تو میرے باپ کی بھی توبہ جو تمہیں پڑھائے۔ عادل بھائی نے چٹا جواب دیا تو اس کا منہ بن گیا۔ تمہیں تو اردو کے محاورے نہیں آتے، انگلش تم خاک سمجھو گی۔ انہوں نے چٹے جواب کے اس بعد
कोरा ताना मारा तो वो बिलबिला उठी। भाई अब समझाएंगे तो समझूंगी ना। तो वो जो मैं पिछले 4 सालों से तुम्हें इंग्लिश समझा रहा हूँ वो क्या था, वो आप मुझसे थोड़ी समझाते थे। भाभी को इंग्लिश में लव लेटर लिखते थे कि अगर आप उर्दू में लिखते तो मैं पढ़ लेती। आप जानते थे मैं इंग्लिश में नहीं समझ सकती, इसलिए आप बड़ी होशियारी करते थे। वो भी मेहरू थी, दुखती रग पे हाथ रखना खूब जानती थी। इन्हें इंग्लिश लव लेटर्स ने ही तो मेरा बेड़ा कर किया है। काश काश मैं इस वक्त समझ जाता, काश तेरे जैसा मुफ्त डाकिया ना मिला होता तो इस वक्त मैं चीन का कटारा बजा रहा होता। वो अफसोस से सर हिलाते हुए फैल कर बैठ गए। भाई चीन की बांसुरी होती है, चीन का गिटार नहीं। उन्होंने नहीं नहीं, तुम पता ज़माना बदल गया है, तुम्हें नहीं पता कि ज़माना बदल गया है। बांसुरी को कोई नहीं पूछता, हर तरफ गिटार है। आदिल मुझे बाजार जाना। इतने में भाभी नक सक से तैयार बाहर आई। ठीक है चली जाओ। आयशा चाय ले आई तो उन्होंने ट्रे से चाय का कप उठा लिया। मैंने अकेले थोड़ी जाना है, तो क्या मोहल्ले वालों को साथ लेकर जाना है। वो उससे जाया हंसे। एक तो आप भी ना हैंडसम से बंदे हैं। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भाभी की बात अचकी। मैं आपसे बाजार कहने आई थी। बेचारी भाभी नरमी पे उतर आई। जानती थी वो कभी चुप होने वाला नहीं। मेरे ख्याल में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने का कहने आई थी। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया तो उन दोनों ने फ़ौरन एक दूसरे को देखा। फिर भाभी गुस्से से अंदर चली गई। क्यों नहीं, तुम किताब खोलो, ये काम अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं भाई सच हैं भाई सच नहीं, मुझ अगर पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मेरा टाइम ज़ाया मत करो। अच्छा वैसे भाई, उसे दाएं बाएं देखा। आप उन्हें कामों से बचने की खातिर मुझे पढ़ाने पे राज़ी हुए हैं ना। कितने जीनियस हो तुम मेहरू, आपके साथ रह कर हो गई हो। उससे फर्श का लड़ झाड़े तो वो उसे घूरने लगा। अब क्या हो गया, अगर मेरे साथ रह कर जीनियस हुई तो बार बार फेल होकर मिट्टी प्लीत को ना करती। अब ताने तो मत देना। आशा की बात उसकी बात पे हंस पड़ी। कुछ देर बाद भाभी बाहर निकली तो साथ अमजद भी था। नहायत सख्त संजीदा चेहरा लिए मेहरू बड़े गौर से उसे देखने लगी। संजीदा रह कर उस बंदे का सर क्यों नहीं दुखता, उसे बेइख्तियार सोचा। भाभी बाजार जा रही हैं, उसे जानबूझकर पूछा। हाँ अमजद को साथ ले जा रही हूँ। उन्होंने आदिल भाई को नाराज़गी से देखा। मुझे भी जाना है। उसे ये फैसला फिट अमजद की वजह से किया था। चलो फिर जल्दी करो, भाभी मुझे भी जाना है। आयशा का भी फिसला। अमजद ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और फिर नागवारी से सर झटक दिया। भाभी आपने आधे घंटे के लिए मुझे कहा है, याद रखिए मैं आधे घंटे बाद वापस आ जाऊँगा, चाहे आपने अब एक चीज़ भी ना खरीदी हो। वो नहायत संजीदगी से बोला तो उन दोनों के मुंह बन गए। साफ ज़ाहिर था वो उन दोनों को साथ नहीं ले जाना चाह रहा था। ओह मेरे भाई इतना तेज क्यों रहते हो तुम, रहने दो मैं जाता हूँ। आदिल मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुए। ठीक है। तीसरा लफ्ज़ कहे बगैर वापस पलट गया। मेहरू के दिल के फूल मुरझा कर रह गए। मुझे नहीं जाना। चलो आयशा हमारे हाथ चलते हैं। कुछ ही लम्हों में वो अफसरदा सी हो गई थी। आयशा का हाथ खींचे और वहाँ से निकल आई। एक बार फिर वो बड़ी दिलजबी से किताबों में मगन हो चुकी थी। हमेशा की तरह इस बार भी दादा अब्बा ने उम्मीद लगा ली कि इस बार वो पास ज़रूर हो जाएगी, बल्कि अब की बार उन्हें यकीन हो चला था कि वो उन्हें मायूस नहीं करेगी। वो किताबों में जती हुई उस तरह होती थी कि उसके पास होने का खामख्वाह शक होने लगता था। दादा अब्बा हमेशा की तरह बड़ी मोहब्बत से उसे पढ़ा रहे थे। अब की बार उसने पक्का इरादा कर ही लिया था कि इस दफ़ा पास होना है। और फिर पूरे साल की मेहनत के बाद जब वो 11वीं या 12वीं के पर्चे इकट्ठे देने का सोच रही थी, बुखार उस पर चढ़ दौड़ा था। बहाने अब भी फेल ही होना है, इसलिए इसने पहले ही पक्का मंसूबा बना रखा है। अम्मा तो खड़कते पत्ते का हाल जान जाती थी। ये तो फिर मेहरू थी। आदिल भाई पहले से ज़्यादा उस पर तवज्जो देने लगे थे। दादा अब्बा ने पढ़ा कर दिन रात एक कर दिए। उसका आखिरी पेपर था। दादा अब्बा घर पे ना थे। पहले तो वो अकेले में पढ़ती रहती, फिर किताब उठाकर आदिल भाई की तरफ आ गई। आदिल भाई भाभी के मेके गए हुए थे। आयशा अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसने उसे कुछ भी समझाने से साफ इनकार दिया। उससे खूब वाकिफ़ थी, इसलिए उसके कहने से पहले उसने झड़ी झंडी दिखा दी। बीए क्या किया तो कर लिया, बीए क्या कर लिया, खुद को बड़ी शय समझने लगी। नहीं पढ़ाती ना पढ़ा। वो वहीं पर थप्पड़ सा मारकर बैठ गई। एवं निकचड़ी साहब किधर है। कुछ देर बाद उसने पूछा क्यों, क्या तकलीफ है। आयशा अचानक क्यों उससे नाराज़ सी लग रही थी। कुछ देर वो यूँ किताब को घूरती रही, फिर उकताकर किचन में चाय बनाने चली गई। अभी दरवाजे में ही पहुंची थी कि उसे अंदर से किसी की पुश नजर आई। वो जान गई कि वो कौन है। उससे पहले को वापस पलटती वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम झाड़ा तो वो सर के इशारे से सलाम का जवाब देता पीछे पलटकर बर्नर बंद करने लगा। शायद वो अपने लिए चाय बना रहा था। मैं भी चाय ही बनाने आई थी। अब वापस तो वो पलट नहीं सकती थी, सो मजबूरन आंखें बढ़ाई
उसने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से चाय कप में अंडेलने लगा। आप आयशा को कहते वो चाय बना देती आपको। उसे खुद अपने हाथों से चाय बनाते देखकर वो हमदर्दी से बोली तो उसे घूरने लगा। क्यों? मेरा मतलब है आप किचन में काम करते अच्छे नहीं लगते। वो गड़बड़ा कर उसे देखने लगी। ये तुम्हें किसने कहा? किसी ने नहीं। तो फिर उस मशवरे का मकसद? उसके लहजे की सख्ती और नागवारी पे वो हक्का बक्का रह गई। वो तो मैंने यूं ही कहती है। यूं ही नहीं कहते। वो उसे घूरते हुए बाहर निकल गया, जबकि वो होंक पर उसकी पुष्ट घूरती रह गई। हैं, कितना जल कुकड़ा सड़ा हुआ बंदा है ये, बदतमीज़। मुझसे बात करने की तमीज़ है उसे हमेशा की तरह। आज भी बहुत गुस्से से उसे कोसा, और ये कोसने तो बस बचपन से ही उसे देती आ रही थी। चाय बनाकर बाहर निकली तो उसे बरामदे में कुर्सी पर ब्राजमान पाया। उसके हाथों में उसकी किताब थी और वह किताब की जिल्द को घूरे जा रहा था। महरू ने किताब देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। इधर आओ, हुक्म हुआ। उसका दिमाग भग से उठ गया। जी, उसकी मड़ी मरी सी आवाज़ निकली, क्योंकि जो किताब उसके हाथ में थी वो आशा को कल रात देकर गई थी। हॉलीवुड और बॉलीवुड पर बड़ा जमा और तफसील तबसरा किया गया था। किताब में वाहियात डायलॉग्स, फ़ोटो किताब का राइटिंग इंडियन था और उससे अपने लफ्ज़ों में जो लिखा था, वल्लाह वो ये किताब अपने ही कॉलेज की दोस्त से लेकर आई थी। 10-12 दिन हो गए थे। 10-12 दिन हो गए उसे किताब लिए हुए, लेकिन उसने उन 10-12 दिनों में किताब के सिर्फ 2 सफ़े ही पढ़े थे। और वो पहले 2 सफ़े कैसे थे? वो पढ़ते ही कानों तक सुर्ख हो गए थे। उसे किताब 10-12 मरतबा लाहौला पढ़ा था, और जब तस्वीरें देखना शुरू की तो कानों से भी धुआं उठने लगा। वो पहली तस्वीरें देखकर इतना घबराई, किताब को बंद करके रख दिया। फिर आयशा ने उसे उसका किताब का जिक्र किया तो वो भी मुतजस्सिस सोई गई उससे किताब के लिए। और वो कल रात वो किताब आयशा को दे रही थी, तब अमजद साहब आयशा को किसी गलती का एहसास दिलाने के उसके कमरे में आ गए थे। आयशा ने फट हाथ पीछे खींचा था, और उस सरत से वो भी अभी अपने हाथ पीछे कर चुकी थी, और किताब ना आर लगी ना पार कर गई बीच मंजेद धार। किताब के गिरते ही अमजद की नज़रें कवर पर पड़ी थी, और वो दोनों सांस रोक कर रह गई। अमजद ने तिरछी नज़रों से उन्हें देखा था। ये किसकी है? उसने सिर्फ इतना पूछा था, और वो दोनों सटपटा कर एक दूसरे को देखने लगी। फिर उसी को होश आया तो किताब पर झुकी और उसे उठाकर सीने के साथ भेज लिया। ये मेरे कोर्स की है, ज़रा दिखाना। अभी उसने लेने को हाथ ही बढ़ाया था कि बाहर से चाचा सलीम ने उसे पुकार लिया, और वो कुछ और कहे वापस पलट गया, और वो किताबें वहीं पटकती वहाँ से भागी तो रुकने का नाम न लिया। उसका ख्याल था कि वो आयशा का किताब संभाल चुकी होगी, लेकिन अब उसका सांस न ऊपर आ रहा था न नीचे। वो फटी फटी निगाहों से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख रही थी। मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया। उसकी कर्जदार आवाज़ उसके समातों से टकराई तो वो लड़स गई। महर, मैंने तुमसे कुछ कहा है? उसके घूरने पे अब की बार उसे अपनी जान जाती महसूस हुई। महरू, उसके हाथ से मैं पकड़ा। ट्रे लड़ता तो कप भी लड़स कर रह गया, और फिर दोनों कप और ट्रे नीचे पड़े थे। अब जब यकीन करे वो मैं वो क्या कहती। फ़ौरन रोने लगी तो वो आंखें फाड़ कर उसका रोना देखने लगा। फिर वो उठा और उसकी तरफ बढ़ा। अमजद के चेहरे की रंगत बदली, जो रोते हुए उससे छुपी ना रह सकी। वो उस रंगत को बचपन से ही पहचानती थी। उसकी ऐसी सुर्ख रंगत शदीद गुस्से की हमास होती थी। महर, मैंने तुमसे कुछ क्या कहा है? इससे पहले कि वो उससे इतने करीब आ जाता कि दाएँ बाएँ भी ना हो सकती, उसकी निगाह उसके शोला बार निगाहों से टकराई थी। एक खौफ सा उसके अंदर तक सरियत कर गया। वो रोना भूल गई। आंसू रुके या नहीं, वो नहीं जानती थी। बस उसे ये पता था कि उसका हाथ अभी उठा ही था कि वो बिजली किसी तेज़ी से पीछे हटी, और फिर वहाँ से भागी तो 3-3 सीढ़ियाँ एक बार फलांगती चली गई। उसके बाद उसने उसके सामने जाना तो दर किनार उसे देखता तक छोड़ दिया। अजीब खौफ सा उसके अंदर तक फैल गया। वो ठीक थी, लेकिन इतनी बेशर्म नहीं थी कि अब धुप धुप करती उसके सामने टहलती। उन दोनों उसने ऊपर जाना छोड़ दिया था। आयशा भी अपनी पढ़ाई में जती हुई थी, इसलिए वो नीचे बहुत कम ही आती थी। दादा अब्बा के पास बैठती, ताई अम्मा से ज़रूरी बातें करती और ऊपर की राह लेती। शायद वो उससे नाराज़ थी। क्यों नाराज़ थी ये बात वो नहीं जानती थी। पेपर्स तो ख़त्म हो चुके थे, अब वो फरागत से थी। इसलिए जब उसे देखा अमजद और आदिल ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो उसने ऊपर की राह ली। जनाब, किधर हैं आप सब? बरामदे में पहुंचकर उसे मुश्तरका तौर पर सबको आवाज़ दी। भाभी ने किचन से जवाब दिया तो वह किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आयशा नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। हेलो डियर, कैसी हो? उसने बड़ी तरंग में आकर पीछे से उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसके गाल से अपना गाल मिस किया, लेकिन तवक्का के खिलाफ उसने उसके प्यार का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो मशकूक सी हो गई है। ये सर्द बहरी क्यों? कहीं ज़ुबैर अली ने शादी का इरादा टाल तो नहीं दिया? तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है नाराज़गी? हाँ, नाराज़गी। भाभी हंसी तो आयशा का नाराज़गी भरा चेहरा देखने लगी। पर क्यों? ये तुम उसी से पूछो भाभी। उसके लिए
चाय कप में निकाल कर कप उसके सामने रखा। "ऐ बोल ना, हुआ क्या है? भाभी बाहर गई?" तो वो दोबारा उससे पूछने लगी। ये पूछ क्या नहीं हुआ? आयशा गुस्से से तड़की। "अच्छा ये भी बता दो।" उसके आराम से कहने पर वो उसे घूरने लगी। "वो वाहियात किताब तो तुम यहाँ फेंक कर क्यों गई थी?" अभी उसने इतना ही कहा था कि वो अपनी जगह से चल पड़ी। "हाय मेहरू ना पूछ, भाई ने कितनी मेरी बेइज्जती की है। मैंने तो कसम खाई कि मैंने इस किताब को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, पर भाई ने उफ़ अल्लाह एक थप्पड़ भी लगा दिया।" आयशा को रोना शुरू हुआ तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। "हैं सच? ऐ मेहरू अब तो नहीं बच सकती। यकीन मान वो तेरा कच्चू चूमड़ निकाल कर छोड़ेंगे। उस दिन से वो तेरे ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो नीचे ही तुझे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें 100 वास्ते दिए, 100 कस्में दी, तब जाकर उन्होंने नीचे का इरादा मुलतवी किया। लेकिन अब वो रोने के करीब पहुंची हुई थी। अब तो नहीं बच सकती ना आयशा, तू ऐसा ना कह। तू तो जानती है वो किताब मेरी नहीं है। मैंने तो अभी उसका एक ही सफ़ा देखा था। झूठ ना बोल, 2 सफ़े पढ़े थे, तूने मुझे खुद बताया था।" आयशा ने उसे टोका। "तो क्या हुआ? मैंने पूरी किताब थोड़ी देखी है।" "हाँ तो वो जवाब तुम्हें पूरी किताब दिखाएंगे ना, उसका मज़ा अलग होगा।" हाय आयशा, उसके आंसू टिप टिप गिरने लगे। "हाय मेहरू, आयशा ये आवाज़ थी, ये एटम बम।" वो करंट खाकर उछल पड़ी। ये घर में है?" उससे पहले कि आयशा कोई जवाब देती वो आयशा को पुकारता करीब आया। उसने कुछ सोचे समझे बगैर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब सीने के अंदर सांस की दरिया डोलते हो, जब मौसम सर्द हवा में चुप सी गोलते हों, जब आंसू पल के रोलते हों, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। उसने बेचैनी से सर तकिए पर दाएं बाएं पटका और फिर उसी हालत में उठकर बैठ गया। सीने के अंदर घुटन ने डेढ़ा जमा कर रखा था, जिससे उसके अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। उसने अंदर की घुटन को कम करने की खातिर शर्ट उतार कर दूर फेंक दी और बड़ी बेचैनी से सीने पर हाथ फेरने लगा। उसका ये अमल भी नाकाम रहा। अंदर की कसाफत वहीं जमा हुई थी। वो तेज़ी से अपने सीने पर हाथ फेरता गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बेड से उतरकर तेज़ी से कमरे की साइड बोर्ड पर हाथ मारने लगा ताकि पंखा जला सके। शायद बिजली जा चुकी थी। ना पंखा ऑन हुआ ना कोई लाइट। फिर वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसे तेज़ी से खोला और बाहर की यह ठंडी हवा एकदम से अंदर दाखिल होकर उसके सिर टकराने लगी। अब की बार उसकी सांस लेने की रफ्तार पहले से बढ़कर थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ बाहर बारिश हो रही है। शायद बारिश की ही वजह से बिजली भी गई थी। अंदर की घुटन अभी इतनी कम ना हुई थी, इसलिए वो सीने पे हाथ फेरता दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला है। बाहर बारिश जोरों पर हो रही थी। वो ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बारिश ने और ज़ोर पकड़ लिया तो वो तेज़ी से भीगने लगा। सर्दियों की बारिश थी, लेकिन उसे उसके मतलब परवाह ना था। वो छत पर पहुंचकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बारिश की तेज़ी माहौल की हल्की सर्दी की शिद्दत में लम्हा व लम्हा इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ तब ना रही थी। अंदर आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम ना ले रही थी। वो जल्दी से एक कमरे का बारिश की तेज़ी माहौल की हल्की सर्दी की शिद्दत में लम्हा व लम्हा इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ तब ना रही थी। अंदर आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम ना ले रही थी। वो जल्दी से एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होकर वो जिस सिमत बढ़ना चाहता था उसे सिमत पड़ा। अंधेरे में भी वो अपनी मतलूबा जगह ढूंढ चुका था। वह एक अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस अलमारी के ऊपर हाथ मारा। उसकी तवक्को के मुताबिक वहाँ लाइटर्स पड़ा था। उसे लाइटर उठाकर जला लिया और फिर अलमारी के ऊपर से ही अलमारी की चाबी ढूंढ निकाली। जब मिलते ही उसके अंदर की आग में मज़ीद इजाफा हुआ। नहायत तेज़ी से अलमारी का लॉक खोलकर कुछ ढूंढने लगा। उसकी कलब आतिश भरती रही जा रही थी। चंद मिनटों की मेहनत के बाद उसने अंदर से अब एक शीशी बरामद कर ली। वो फुर्ती से अलमारी की पट बंद करता वहाँ से बाहर निकल चला गया। वो दीवार के पास आ बैठा। उसे इस माहौल की कोई परवाह न थी। उसने बेताबी से शीशे का ढक्कन दांतों से खोला। ढक्कन खुलते ही शीशे के अंदर से एक अजीब सी बू ने नत्थों को छुआ तो उसकी बेचैनी और बड़ी। उसे बोतल मुंह से लगाने से कबल अपने गीले ट्राउज़र की पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला, लाइटर जलाया और फिर उसकी नज़रें वॉलेट पर चमकी। उस वक्त उसकी आंखों में रोशनी थी, ना कोई चमक। सीने में बेचैनी थी, ना कोई बेताबी। दूसरे हाथ में पकड़ी शीशी भी वो इस पल भूल गया था। वो ठिठकी बांधे वॉलेट में मौजूद देर देख रहा था। और फिर उसने आहिस्ता से वॉलेट ऊपर उठाया और खुद थोड़ा सा नीचे झुका और अपने लरसते होंठ यह ठंडी तस्वीर पे जमा दिए। पर उसे तस्वीर को बेताबाना अंदाज में सीने से लगाकर खुली बोतल को होंठों से लगा लिया। उसकी आंखों से भी बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश आ रही थी। हवा तेज थी, सर्दी बढ़ रही थी और वो अपने अंदर को जलाकर कुछ लम्हों के लिए सुकून हासिल कर रहा था। ये आरसी सुकून इस वक्त उसके लिए बहुत बड़ी नेमत थी। वो इस माहौल से गाफिल होता चला गया। सीने पे जमा हाथ एक तरफ को ढिलका, वॉलेट नीचे गिर गया और वो होशो हवास से बेगाना होले किसी को पुकारता एक तरफ को लड़क गया।
محراب بارش کے اتنے تیز سڑک میں بھی یہی ایک نام گونجتا رہا، وہ ایک جو دریا تھا، ایک آگ کا برس راستہ سے گزر گیا۔ ہمیں کب سے ریت کے شہر میں نئی بارشوں کی تلاش ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سننے کو ملی۔ بارشیں جانے کب کی تھم چکی تھی، اب آسمان کافی حد تک صاف تھا، البتہ تیز سرد ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ وہ مکمل ہوش میں نہ تھا۔ ذرا ہوش میں آیا تو سب سے پہلے اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ سیدھا ہونا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ کوشش کے باوجود سیدھا نہ ہو سکا۔ اسے محسوس ہوا اس کا انگ انگ درد کر رہا ہے۔ اسے سیدھا ہونے کی پھر کوشش کی، اس بار شدید درد کے باوجود وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ تیز سرد ہواؤں نے اس کے اندر پھریلی سی پیدا کر دی۔ رات کو یہی ہوا ہوائیں تھیں جو اسے محسوس نہ ہو پا رہی تھی، اور اب اتنی ہواؤں نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دی تھی۔ اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پیر ہلانے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سر تھامے بیٹھا رہا، پھر اسے اپنے پاؤں کے پاس پڑی شیشی کا خیال آیا تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ بوتل اٹھا لی۔ پھر ایک ہی جھٹکے سے اس نے وہ بوتل دیوار کے باہر پھینک دی اور اپنا چکراتا سر دوبارہ سے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ واقعی درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا لیکن کراہ کر رہ گیا۔ اسی پل اسے اپنے کاندھے پر نرماہٹ کا احساس ہوا۔ اسے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ اب اس وقت یہاں اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکی کیونکہ وہ اپنی سرخی ڈوروں والی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے سے ٹالیا۔ تم اتنی صبح اوپر کیوں آئی ہو؟ وہ بہت سختی سے اسے پوچھتا، اسے گھور رہا تھا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی، اپنے لب کاٹنے لگی۔ سرو نیچے، میں کبوتر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے کٹور انداز اور قہر دھرے لہجے سے وہ خائف سی ہو گئی۔ نہیں امجد، مجھے آپ کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی۔ وہ اس کی ہمت دیکھ نہیں رہی تھی لیکن پھر وہ کہنے سے باز نہ آئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے غصے سے اتر رکھنے پر وہ دوبارہ سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اچھی بھری سوئی ہوئی تھی کہ اماں نے شور مچا کر دیا کہ کبوتروں والا ڈربا کھلا ہے۔ اماں کے ہاتھ میں ایک مردہ کبوتر تھا جو شاید رات سخت سردی کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اس سے اماں کو خدشہ ہو گیا کہ وہ سبھی کبوتر باہر ہوں گے۔ انہوں نے اسے اوپر جا کر چیک کرنا کہا۔ وہ بے دری سے نیند میں جھومتی جھامتی اوپر کی جانب آئی۔ چچا کی فیملی میں سے کوئی فرد بھی نہ جاگا ہوا تو کبوتروں کو کوستی زینا عبور کرنے لگی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس کی نظر سیدھی سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے امجد پر پڑی تھی جس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے چینی سے آگے بڑھتی اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ وہ نظریں جھکا کر واپس ہونے کو لگی۔ اس کی کراہ سن کر رک گئی۔ وہ ہولے ہولے کراہ رہا تھا۔ اس سے بے چین ہو کر دوبارہ سے اسے دیکھا اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ آگے بڑھ گئی جس کا نتیجہ اب سامنے تھا۔ وہ اپنے آنسوں کو مشکل روکتی نیچے تک پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ دروازہ سے بند ہے؟ اماں نے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کو خواہ شک ہو گیا تھا یقیناً آپ کا ایک کبوتر باہر رہ گیا۔ وہ بے دلی سے انہیں جواب دیتی دوبارہ سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ اوپر وہ اسی حالت میں بیٹھا ابھی تک کراہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر نیچے جانا چاہتا تھا لیکن دکھتا جسم اسے وہاں سے اٹھنے نہ دے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ نیچے سے بھابھی عائشہ اور اماں کی آوازیں آنے لگی۔ یقیناً وہ ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ اب کی بار وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے پانی تیرنے لگا۔ وہ اب اسی بے بسی کو محسوس کر کے خود پر غصہ ہونے لگا۔ اسے جھٹکے سے پاس پڑا وائلٹ اٹھایا اور خود بھی اس جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹا، اتنی سردی میں اس طرح کیوں پھر رہے ہو؟ نیچے پہنچا تو ابو کو اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے پایا۔ اتنی شدید سردی میں کھڑکیاں دروازے کھول کر پنکھا بھی چلا رکھا ہے، اوپر سے شرٹ بھی اتارے پھر رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ وہ بے فکر مندی سے اسے دیکھنے لگے۔ جی ابو، ٹھیک ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ کھڑکی اور پنکھا ابو بند کر چکے تھے مگر پھر بھی کمرہ برف بنا ہوا تھا۔ اس نے پہلے شرٹ اٹھا کر پہنی اور پھر کمبل میں گھس گیا۔ کمبل بھی یخ تھا۔ اسے کمبل پر خواہ مخواہ غصہ آنے لگا۔ اسے کمبل دور پھینک دیا اور خود اٹھ کر واش روم میں نہانے چلا گیا۔ گیزر آف کرنے ہونے کی وجہ سے پانی بھی برف بنا ہوا تھا۔ اس نے نہایت مشتعل ہو کر ٹھنڈے پانی سے شاور لینا شروع کر دیا اور جب وہ 15 منٹ بعد باہر نکلا تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس پل اسے تھر تھرانے پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اے مہرو، اب اٹھ جا اور یہ برتن دھو۔ وہ اسی طرح کسمندی سے پڑی رہی۔ وہ اس وقت کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ فارغ ہو کر اس کے پاس آئی تو وہ سورج کی طرف منہ کیے مزے سے سستا رہی تھی۔ بہت نکمی ہے تو مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگا لے۔ عقلے گھر گئی تو دوسرے ہی دن جوتے کھا کر واپس کی راہ لے لے گی۔ لکھوا لے یہ اماں نے، میں نے نہیں کہیں جانا۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ تو کیا ساری زندگی باپ کے کندھوں پہ بوجھ بن کے بیٹھی رہنا ہے؟ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے 4 گھبرو جوان بھائی ہیں، وہ مجھے کسی کو پر بوجھ بنے نہیں دیں گے۔ تو بوجھ بنوں گی نا؟ اماں چھوڑیں اس موضوع کو۔ میں برتن دھو رہی تھی، مجبوروں سے کام کے لیے مانا ہی پڑا کیونکہ وہ جانتی تھی اماں کا لیکچر شروع ہو جائے گا تو بڑی مشکل سے رکتا ہے۔ اماں، میں برتن دھوتی ہوں، آپ میرے لیے ایک پراٹھا بنا دیں۔ ایمان سے سخت بھوک لگی ہے۔ آپ ایک تو تمہاری یہ لاپرواہی ہے، اگر میں فارغ نہیں تھی تو خود ہی بنا کر کھا لیتی۔ اماں کو اس کے نکمے پن
का फिर से एहसास हुआ। अम्मा क्या करूँ? अपने हाथों की बनी चीज़ से मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता। वो उठ कर किचन में चली गई और जब बर्तन धोकर वो नाश्ते के लिए बैठी तो उसे दादा अब्बा का ख़्याल आया। अम्मा दादा अब्बा किधर हैं? उसे अभी पराठा का पहला नवाला ही तोड़ा था। ऊपर है, मैं भी ऊपर ही आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ है ऊपर? क्या आदिल भाई की भाभी से लड़ाई हो गई है? नहीं, वो अमजद की तबीयत कुछ ख़राब है। अम्मा के लहजे में फ़ौरन फ़िक्रमंदी झलकने लगी। क्या? उसके हाथ से नवाला छूटकर नीचे गिर गया। उसने सूप का प्याला उठाया और अमजद के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा ने ये सूप तैयार किया था। उसने सिर्फ इतना काम किया था कि सूप का प्याला उठाकर यहाँ तक ले आई। अब कमरे में आई तो चची को अमजद के सराहने बैठा पाया। वो अमजद के बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियाँ चला रही थी। वो आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उसे सलाम किया तो चची ने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया, जबकि वो हनूस आंखें बंद किए पड़ा रहा। उसे सूप का प्याला चची को पकड़ा दिया। अब कैसी तबीयत है इनकी? उसके पूछने की देर थी। उसने आंखें खोल दी। थकी थकी सी बे रौनक वैरान आंखें उसे अंदर तक तड़पा गई। इतनी सुबह सुबह ही ऊपर बैठे हुए थे। इतना सख्त मौसम था और हवाएं उस पर भी ज़्यादा सर्द बुखार ना होता तो क्या होता। महरू के कहते ही चची इस्तफामी नज़र से अमजद को देखने लगी। वह नजरें चुरा गया, फिर एकदम से उसे घूरने लगा। महर, तुम किस काम से आई हो? काम? आपकी खैरियत मालूम करने आई हूँ। मुझे सुबह ही पता चल गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। मैं ठीक हूँ, खैरियत मालूम कर ली। अब तुम जाओ। उसके अंदर सर्द अंदाज पर वो पहुँच रह गई, जबकि चच्ची भी हैरान रह गई। अब वो बैठ गया था। मैं तो, क्या कोई और बात भी है? अगर नहीं तो दरवाज़ा खुला है। यू कैन गो नाउ। वो चला उठा। वो हैरत से आंखें फाड़े मुँह खोले उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगी। ऐसी तो कोई बात ना हुई जिसकी वजह से वो भड़क उठा था। सच्ची अलग हैरान परेशान से इसके ये रद्द-ए-अमल देखने लगी। मैंने कुछ कहा है तुमसे? उससे पहले कि वो खुद उठाकर उसे बातों से पकड़कर बाहर निकालता झटके से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में हैरानगी के साथ मुस्कान भी चमक रहे थे। चची, भाई और आयशा भुप्पो रखिया के यहाँ गई हुई थी। भुप्पो की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। सुबह सुबह अम्मा ने प्रोग्राम बनाया तो सब भी जाने के लिए तैयार हो गए। वो भी सबसे पहले तैयार हुई थी, लेकिन दादा अब्बा ने उसे रोक लिया था कि वो और दादा अब्बू बरसों फुप्पो के हाथ चलेंगे। मम्मा मुंह बनाकर वो घर पे रह गई थी। गुड्डो और काका घर पे था, जबकि बादशाह और पप्पू अम्मा के साथ थे। तो चची जाते जाते अमजद को टाइम पे खाना देने की ताकीद कर गई थी। वो उसके कल वाली हरकत पर अभी तक हैरान थी। ना चाहते हुए भी वो उसके लिए खाना निकाल कर ले आई थी। उसके कमरे में जाने से जाने क्यों उसे डर लग रहा था। अमजद खुले दरवाजे से उसने सिर्फ गर्दन अंदर को आ करके उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब मसूल ना हुआ। फिर वह थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ी और जाकर उसके सराहने खड़ी हो गई। वो आंखें बंद किए चत लेटा था। खाना खा ले, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ अमजद। उसके आंखें ना खोलने पर उसका जी चाहा वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर दिल कराकर वहीं खड़ी रही कि ये ना हो कि वो ना जाके और खाना ठंडा हो जाए। खाना मेज़ पर रख कर उसकी बंद आंखें देखने लगी। अमजद एक बार फिर उसने उसे पुकारा। उसकी तरफ से जब कोई जवाब ना मसूल हुआ तो उसने ज़रा सा झुककर उसके कंधे पे हाथ रखना चाहा, लेकिन हाथ कंधे पे जाने से पहले ही उसकी गिरफ्त में आ गया। वो दक से रह गई। उसके अंदर भड़की दौड़ गई। अभी वो संभली भी ना आती कि उसने उसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। उसके अंदर दूर तक सन्नाटा छा गया और वो फटी फटी निगाहों से उसके बंद आंखें देख रही थी। वो उसका हाथ सीने पे रखकर जैसे भूल गया कि उसका अपना दिल भी काबू में ना रहा था। चोट मुझे लगती थी, वो दर्द तुम्हें होता था। फिर मेहराब, अब क्यों नहीं तुम मेरा दर्द महसूस कर रही? मेरे अंदर तक फैले जख्म तुम क्यों नहीं देख रही? महर, तुम्हारा अमजद तड़प रहा है। महर मरा है तुम्हारे बगैर। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई महर? वो उसकी हालत क्या थी? काटो तो बदन में रहूत नहीं था। वो उसका चेहरा देख रही थी। वो महर पुकार रहा था। वो उसे क्यों पुकार रहा था? वो उस बात से लाइलम थी, लेकिन वो उससे पुकार रहा था, उसका नाम ले रहा था। इसलिए तो उसकी हालत पल में गैर हो गई थी। मैं ये दर्द अकेला सह नहीं सकता। महर, आ जाओ, अपने हाथों की हथेलियों उसमें उसके दर्द को समेट लो। तुम्हारा अमजद पुकार रहा है तुम्हें। आ जाओ महर, आ जाओ। उसकी आवाज़ सरगोशी में तब्दील हो रही थी। अमजद उसे कुछ सोचे समझे बगैर अपने दूसरे हाथ से उसका कंधा हिला दिया। वह हड़बड़ाकर उठा, उसे देखकर पहुंचा कर आ गया। फिर उसका हाथ अपने सीने से अपने हाथ के नीचे देखकर गड़बड़ा सा गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसका हाथ छोड़कर मतोश सा होकर उसे घूरने लगा। मैं वो खाना दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती थी। एक पल के लिए उसका जी चाहा कि उसको तड़प कर लगा दे। आपको आज़ादी थी आप, लेकिन आप जाओ यहाँ से। आप खाना, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? मैंने कहा ना, ये उठा कर ले जाओ। मुझे भूख नहीं है। अमजद, शट अप। मेरी एक बार कही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा है गेट आउट फ्रॉम हेयर। गेट आउट फ्रॉम हेयर। वह हैरत से आंखें फाड़े हाथ खुले लब लिए सरद से पीछे मुड़ी और फिर वहाँ से भागी तो दोबारा पलट कर देखना उसे गुनाह समझा। उसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसके अंदर की आग लग चुकी है, और ये आग जब लगती थी वो अब अपने आप को भी बचाने से इनकारी हो जाता था और वह एकदम से अपने आप से भी बिछड़ जाता था। उसकी ऐसी हालत से सिर्फ आदिल ही वाकिफ़ था, लेकिन वो भी उसकी हालत की असल वजह नहीं जानते थे। शाम को गहरा सन्नाटा सहन में उतरा तो उसके अंदर का सन्नाटा शोर में तब्दील हो गया। साहब का अंदाज में उसने शर्ट
शर्ट उतार कर खिड़की के दरवाजे को खोलकर पंखा ऑन कर दिया। अंदर बाहर सर्दी ज़ोरों की थी, लेकिन उससे उस सर्दी की कोई फिक्र न थी। उसके अंदर तपिश इतनी ही थी कि वो बाहर की सर्दी को चाहते हुए भी महसूस न कर पाया, ना कर सकता था। भाभी उसे खाने के लिए बुलाने आई तो उसकी हालत देखकर डर गई। वह अनूस उन्हीं कदमों से वापस मुड़ी और अम्मा को बताने की बजाय जाकर आदिल को बताया। आदिल के पहुंचने तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक पल के लिए आदिल को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। अब भी आदिल के पीछे ही भागे भागे आए थे। वकास साहब ऊपर की तरफ दौड़े। सैफुल निसा गैर हालत में सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। महरू से तो दस्तरखान से उठना महाल हो गया था, जबकि दादा अब्बास सिक के बगैर ही फूली सांसों से ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। और जब महरू ने सबको अमजद के कमरे की तरफ दौड़ते देखा तो वो सहन में ही ठहर गई। डॉक्टर के पहुंचने तक अमजद की हालत इतनी बेकाबू हो चुकी थी, कब से हौसले करते आदिल की भी आंखों से पानी छलकने लगा था। डॉक्टर ने अमजद की इतनी बिगड़ी हालत की सिर्फ टेंशन का नाम दिया था, और ये टेंशन क्या थी, घर का कोई भी फर्द, हाथा कि आदिल भाई भी ना जानते थे। जब वो नींद बेहोशी की हालत में आंखें बंद कर रहा था, उसके सामने रोता बिलखता सिर्फ उस एक चेहरा था। उसके दिल को कुछ हुआ तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर उसे सही में वह नाकाम रहा। जबकि रोती बिलखती महरू ने उस पल अपने चेहरे पे बहुत तपिश महसूस की थी। उसे जब होश आया, उसे अपने दाएं पासों में बहुत दर्द महसूस हुआ था। वो हल्का सा कराहता हुआ सीधा हुआ बैठा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प का बटन ऑन कर दिया। रिस्ट वॉच पर निगाह की तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो उठकर टहलने लगा। अब बेचैनी उसके अंदर ना थी, लेकिन फिर भी वो सुकून चाहता था। 4 साल हो गए थे उसकी इस हालत बिगड़ने में। सिर्फ एक पल लगता, सिर्फ एक पल, और उस पल के बाद अमजद नहीं रहता था। आशिक बन जाता था, दीवाना बन जाता था, पागल या फिर मुजरिम, हाँ शायद, या फिर उसने तो कोई मुजरम नहीं किया था। फिर मातूब क्यों ठहरा? मातूब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी या फिर नसीब ही बुरा था? वो टहलते टहलते खिड़की तक आया और हाथ बढ़ाकर उसके दोनों पट खोल दिए। हवा का तेज़ झोंका उसे टकराया तो उस सर्दी की लहर से कांप सा गया। अब उससे सर्दी महसूस हुई थी, लेकिन ये सर्दी उसके अंदर तक रसाई हासिल न कर सकी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा और फिर एक ख्याल आते ही वो वापस पलटा और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। ठीक 3 मिनट बाद वो सफरी बैग उठाए कमरे से निकल आया। वो किसी को बताए बगैर वापस आ रहा था। वो हमेशा ही ऐसा करता था। जब भी इस्लामाबाद जाता, उसके जाने के घर के किसी को भी फर्द को खबर ना होती। अब भी हमेशा की तरह वो बिना बताए कुछ महीनों के लिए उस घर से फरार हो रहा था। वो इस्लामाबाद जॉब करता था। यूँ कहना मुनासिब रहेगा कि वो जॉब्स करता था, एक के बाद दूसरी जॉब और दूसरी के बाद तीसरी जॉब, तीसरे के बाद चौथी और चौथी के बाद पांचवी। और ये जॉब कितने दिनों पे मुहित थी वो ये खुद भी नहीं जानता था। अजीब तबीयत का मालिक था और इसी तबीयत के हाथों मजबूर होकर 15-20 दिन हर जॉब को खैर आबाद कहने देना था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रहा था कि सीढ़ियों पर बैठा कोई वजूद नजर आया। उसके अंदर नागवारी की लहरें उठी और जब वो उस वजूद के पास आकर खड़ा तो उसके माथे के बलों में मजीद इजाफा हो गया। आप अब इस वक्त तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तेजी से उसकी बात को काट कर तरशी से बोला तो महरू सहम कर कदरे पीछे हट गई। जाओ जाकर सो जा, इस वक्त यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। वो उसे घूरता अगली 2 सीढ़ियाँ फलांग गया, लेकिन आखिरी सीढ़ी पे उसे रुकना पड़ा क्योंकि महरू ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया था। आप अब कहाँ जा रहे हैं? वो झंबे से देख रहा था। वो हल्का गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस वक्त ना जाएं, सुबह चले जाएगा। उसने उसका हाथ अभी भी ना छोड़ा था, उसे देख रहा था। उसका चेहरा भीगा हुआ था और उसकी आवाज़ भी बहुत घबराई हुई लग रही थी। अमजद ये वक्त मुनासिब नहीं है, इस वक्त मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल पर करो। सुबह बात करेंगे। कल तो बस आने ही वाली है ना। उसकी आंखों और कानों को सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया और एक ही आवाज़ सुनाई दी। आंसू से तर चेहरा और गलूगेर लहजा भराई हुई आवाज़ उसे तड़प कर अपना हाथ महरू के हाथ से खींचा और उसे अपने पल भर में सुर्ख होती आंखों से घूरने लगा। ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि स्वारत पूछती फिरो आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने तो इससे कहा था, तुम्हें मेरी तबीयत से क्या लेना देना? उसने के तिरछे लहजे के सामने वो मना भी ना सकी। उठो यहाँ से और जाओ अपने कमरे में। वो जरी से कहता आगे बढ़ गया। अपना ख्याल रखिएगा। वो भला वो कहाँ चुप रह सकती थी और एक बार फिर रुक गया। गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में हैरत ना थी ना गुस्सा था, एक यकीन था जैसे वो जानता था कि वो यही कहेगी। उसकी आंखों से नापसंदीदगी झलकने लगी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। पीछे महरू देर तक उसे सोचती रही और ऊपर उसके कमरे के उस वसत में खड़े आदिल उसके बेचैन तबीयत का सुराग पाने के लिए बहुत पहले से ज़्यादा बेताब हो चुका था। फिर से पीने लगे हो? उसका अजीज़ दोस्त डॉक्टर साजिद महमूद से चेक करते हुए बेफिक्री मेहंदी से उसे पूछ रहा था। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो सोच से उसे देखने लगा। शर्म नहीं आती? पीते हुए वो मुस्कुरा दिया, जबकि साजिद ने बड़े गुस्से से तो सामने टेबल पे पटक दिया। बहुत सलील इंसान है, तो जी चाहता है अभी तुम्हें शूट कर दूँ। वो फिर इतने ही गुस्से से उसके इस कांधे पे घूंसा दे मारा।
बस ख़त्म करो ये रोग, बहुत हो गया, बहुत तबाह कर चुके तुम अपने आप को, ये मामला आप ख़त्म करो, ये आसान कहाँ है यार। वनीस लाइव काटते हुए काटने लगा, साजिद उसे घूरने लगा। 4 साल हो गए, 4 साल, अब तक तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए था। ये तो क्या कह रहा है साजिद? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ खाई में भी रास्ता मिल ही जाता है, तो पिछली बातें भूल क्यों नहीं जाता। साजिद ने तासुब से अपने हाथ पर सर मारा, सर गिराए देख रहा था। ड्रिंक करने के बाद तो क्या महसूस करता है? सुकून, आराम। गहरी सांस लेने के बाद उसने जवाब दिया, और तू ड्रिंक कब करता है? जब तलब महसूस होती है। जब तलब महसूस होती है तो हर सूरत में सुकून चाहता है ना? हाँ, तो फिर मेरी बात मान ले। तुम जानते हो मैं तुम्हारी सिर्फ यही बात नहीं मान सकता, वो उसकी बात समझ गया। मेरी जान, तो एक बार शादी कर ले, सिर्फ एक बार, मुझे यकीन है तो सब भूल जाएगा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, आराम, सुकून, खुशी, मसरत। जो चाहेगा वो अपने घर से मिलेगा। जब तुम्हें शरीक हाथ मिलेगी तो तुम्हारा गम मिटेगा, दुख कम होगा। उसमें अपने आप को तलाशेगा, उसकी चाह करेगा, उससे सुकून चाहेगा। मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है तेरी बीवी तुझे संभाल लेगी, वो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगी कि तू सब भूल जाएगा। साजिद कुछ देर रुका और फिर बोला, तो अपनी हर तलब उससे पूरी करना, उससे सुकून हासिल करना। देखना तुझे हर खुशी मिलेगी, जानते हो ना? इसी मतलब और सुकून की खातिर आज लुटा बैठा हूँ। वो तारीक चेहरा लिए साजिद को देखने लगा। उसने उसके दोनों कंधों पे हाथ रख दिया। तूने गलत रास्ते का इंतखाब करना चाहा था, लेकिन मेरे भाई, बीवी से ज़हनी, रूहानी और जिसमें सुकून मिलता है। उसने गहरा सांस लिया और फिर सर झुका दिया। साजिद को तो गोया ज़िंदगी मिल गई। उसे फ़ौरन से साथ चिमटा लिया। तो फिर तैयार है हो? वो कुछ देर बाद बिल्कुल खामोश से उसका दबे दबे जोश से भरपूर चेहरा देखता रहा, फिर अपना सर हिला दिया। हाँ ग्रेट, कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? वो नहीं तो फिर जो भी हो, मसलन कोई एक है। उसकी आंखों के सामने एक लावाबाली, लापरवाह सी, कभी हंसती कभी रोती लड़की घूमी, तो उसे बेख्तियार अपने सीने उसके नर्म और नाजुक हाथ का लम्स महसूस हुआ। अब की बार उसके अंदर नागवारी की लहर नहीं उठी थी। जानते हो उसे? हाँ, लेकिन उसको नहीं, उसके दिल और आंखों को बहुत चाहता हूँ। नाम क्या है उसका? मेहरुन्निसा। उसका लहजा बहुत सटा। साजिद का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट पार्ट का एंड। जिसको ये नावल पसंद आया कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, आना प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी काली सावर के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।